साथियों, अभी हम लोगों के पास तकरीबन 20-25 मिनट है कि जब हम अपना ये ओपन सेशन हम लोग खोल रहे हैं। जो भी साथी अपनी बातचीत करना चाहते हैं इन तमाम मुद्दों पर या और कोई मुद्दा जोड़ना चाहते हैं तो वो अपनी बातचीत अब इसमें रख सकते हैं। अब ये ओपन सेशन है, खुला सत्र है। विनोद जी, मैं प्रभात बोल रहा हूँ। जी जी प्रभात जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी 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 बोलिए जी प्रभात जी। हाँ, अभी जो पिछले 1 घंटे में जो चर्चा हुई है और विभिन्न वक्ताओं ने जिस तरह की चुनौतियों को सामने खड़ा किया है और बता रहे हैं कि किस तरह की समस्याएं आने वाले समय में खड़ी हो सकती हैं, तो मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में स्कोर की क्या भूमिका होगी और उसके एक्शन पॉइंट्स क्या होने चाहिए, इस पर एक कुछ ठोस बिंदु हमको विकसित करने चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जो बहुत क्योंकि ये कोविड ने बहुत से क्षेत्रों को प्रभावित किया है, तो मुद्दे अचानक से बहुत सारे आ गए हैं और शायद हम सबको एक साथ ना भी एड्रेस करें तो एक तो प्रायोरिटाइजेशन होनी चाहिए कि हम किन मुद्दों को पहले बात करें और किस तरह से करें। कुछ ठोस एक्शन पॉइंट जरूरी है, तो मेरा यही सुझाव है कि इस दिशा में हम सभी लोग कुछ ठोस एक्शन पॉइंट को सुझा सकते हैं तो अच्छा रहेगा। जी। हाँ जी, मैं संजीव जी, नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। ये कोरोना वायरस के चलते तो हम लोग लगता है एजुकेशन को भूल ही गए थे, बहुत ज्यादा ही बाकी चीजों में एंगेजमेंट हो गया था। लेकिन एक जो आप सब लोगों ने जो कहा है, जो मुझे लगता है कि हाँ एक चिंता का विषय तो कई बार ये भी बहुत बुरा लगता है कि ये पूरी जो जनरेशन है ना वो 1-2 साल पीछे गई है। ये पूरा ये लॉकडाउन सिचुएशन में बंद जो चल रहा है सब में, तो हमें तो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ भी आना पड़ेगा स्कोर को कि इसको हम कैसे लर्निंग जो इनका जो मतलब बैकलॉग या जो भी कह सकते हैं, जो लर्निंग पिछड़ गए हैं जो ये लोग बच्चे पढ़ाई में, क्या तरीका होगा हमारे लिए। क्योंकि अभी जब स्कूल खुलेंगे, स्कूल तो अभी खुलने का फिलहाल तो कोई सीन नहीं है, टीचर्स को भी इंगेज किया जा रहा है। अब ये बच्चा समझिए मार्च से लेकर मोर और लेस दिसंबर तक ये बच्चा बिल्कुल बाहर है पढ़ाई लिखाई के माहौल से। इसको वापस पढ़ाई लिखाई के माहौल में लाना और ये 8-10 महीने की रिकवरी करना, तो उसके लिए क्या हम स्कोर कोई एडवोकेसी मैकेनिज्म कोई या कोई टेक्निकल चीजें कोई स्कोर का इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक्सेलरेशन मोड में कैसे बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए, सबसे पहली बात ये है। क्योंकि वो एज वाइज वो बच्चा स्कूल से बाहर हो जाएगा। एज पर राइट टू एजुकेशन 14 साल से ऊपर होते ही वो बाहर हो जाएगा। अगर 8वें में है बच्चा, मान लीजिए फरवरी में 8वें में था या 7वें में था, तो उसका पूरा सेशन तो ऐसे ही निकल गया, वो वैसे ही बाहर निकल गया, पढ़ाई लिखाई तो उसके पीछे छूट गई। तो उसके लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म है? एक हमें इन सबको मिलके हम सबको मिलके इसे मंथन करना पड़ेगा, पहली इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि डिजिटल डिवाइड, कई बार हम मतलब दिस इज नॉट माई ऑर्गेनाइजेशनल व्यू या ये मेरा इंडिविजुअल व्यू भी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब कई बार मैं खुद इस उथल पुथल से भी गुजरती हूँ और शायद लोग और भी लोग भी सोचते होंगे कि कई बार तो हम डिजिटल डिवाइड, डिजिटल गैप को फिल करने की बात करते हैं और कई बार हम उसी डिजिटल डिवाइड का विरोध भी करते हैं। हमारा तो मुझे लगता है कि हमें एक बार थोड़ा सा क्लियर कट हमें सोचना पड़ेगा कि वे आउट क्या होगा। चिंता वाली बात जरूर है कि बच्चे बाहर ना छूट जाएं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, नेट एक्सेस नहीं है, स्मार्टफोन एक्सेस नहीं है, वो बाहर नहीं छूट जाएं। पर ऐसा भी ना हो कि वो बिल्कुल बाहर भी ना रह जाएं। उनको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि इन सब चीजों से भी उनका इंटरफेस कैसे हो, क्योंकि कोरोना कोई आज की सिचुएशन नहीं है। ये मान के चलिए कि अभी अगले 1-1.5 साल तक 2 साल तक रहेगा कुछ ऐसा, और कहाँ पे कब रिस्ट्रिक्शंस लग जाए, कब कहाँ बंद हो जाए, क्या हो जाए, नोबडी नोस। तो वो भी हमें एक सोचना पड़ेगा। और तीसरा मुझे लगता है कि पेरेंट्स को लेके हम कैसे अपना एक मैकेनिज्म रखें, एक स्ट्रेटजी बनाएं कि पेरेंट्स भी इक्वली, क्योंकि अब उन पे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अब वो शिक्षक पे और स्कूल पे उतनी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जितना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि ये तुम्हारी तरफ से भी एफर्ट्स होने चाहिए कि बच्चा पढ़ाई लिखाई में कैसे इन्वॉल्व हो, कैसे इंगेज हो, घर में भी रह रहा है तो कैसे हो। क्योंकि अभी जब मेरे पास भी बहुत सारे केसेस आते हैं ना, तो मुझे बहुत दुख भी होता है कि यंग बच्चा है, 13-14 साल की लड़के लड़कियां हैं, एनर्जी चैनलाइजेशन का अब तो और बुरा हाल है। क्योंकि पहले तो फिर भी स्कूल कहने को हुआ करते थे, जाते थे बच्चे स्कूल, या बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स लौटे नहीं थे,
तो गाँव में परिवारों में इतनी भीड़ नहीं थी। अब वो लोग जो लौटे हैं, जो बहुत एक्सपोज्ड हैं, तो वहां पे ना एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत हो रहा है, लड़कियों का भी हो रहा है, लड़कों का भी इक्वली हो रहा है। तो एक दूसरे पे मतलब बहुत वैसे आरोप भी लग रहे हैं, रेप के, इसके। तो ये सारे जो एनर्जी का पॉजिटिव चैनलाइजेशन, यूथ एनर्जी जो है, उसको हम कैसे एंगेज करें मीनिंगफुल एक्टिविटीज में, ये भी हम सब लोगों को मिलकर एक वे आउट निकालना चाहिए और गवर्नमेंट को बताना चाहिए। क्योंकि ये जो अभी हो क्या रहा है कि बहुत सारा डेटाबेस ऐसा है जो पुलिस डिपार्टमेंट के पास है कि जो गांव में या बैकवर्ड एरियाज में जो क्राइम बढ़ा है, किस तरीके का क्राइम बढ़ा है, वो डेटा गवर्नमेंट के पास है। एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो क्या कहीं कन्वर्जेंस सोच सकते हैं कि ये इशू आ रहे हैं, ये इस लेवल पे चीजें शूट अप हो रही हैं, तो एजुकेशन कैसे वहां पे चीजों को ओवरकम करने में हेल्प कर सकती है, स्कूल कैसे हेल्प कर सकते हैं, पेरेंट्स को हम कैसे अवेयर कर सकते हैं, प्लस उनके लिए हम ऑल्टरनेटिव तरीके पढ़ाई के क्या सोच सकते हैं कि बच्चे अपने आप को मीनिंगफुल एक्टिविटीज में एंगेज कर सकें। ये थोड़ी मेरी चिंताएं थी जो कोरोना के दौरान बहुत दिमाग में ऑन एंड ऑफ आती रही, और एक अच्छा मौका मिला कि ये चीज हमने आपसे शेयर कर पाए। तो मिलकर शायद हम लोग को इस सब चीजों पे कुछ चीजें इमर्ज करनी पड़ेंगी जो शायद हेल्प कर सके लोगों को। दैट्स इट। संजीव जी, इस ड्यूरेशन में हम लोगों ने भी कुछ स्टेट पे स्कोर में एडवोकेसी किया है, उसके बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया, मुझे लग रहा है साझा करें तो। मैंने अमरीश जी के बाद मैंने जिक्र किया था सबसे के बारे में, हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री को, प्रमुख सचिव को, अपर सचिव को, तमाम प्रवासी मजदूरों में स्कूल गोइंग जो बच्चे थे उनको लेकर के 7 पॉइंट का, और प्रवासी मजदूरों का लेकर के 7 पॉइंट का अलग अलग 2 पत्र भेजे, मिड डे मील वाला भेजा, और भी तमाम मैंने जिक्र किया था वो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जी बहुत सारी बातें तो हुई गई हैं, और अच्छा, जो लोग पता नहीं क्यों सब लोग वीडियो अपना ऑफ कर दिए, ऑडियो ऑफ कर दे, आवाज ना आए। बहुत दिन बाद सब लोग दिखाई तो दे। खैर, अभी जो है, जो संकट है और जिस पर चर्चा हुई है वो तो हम सब लोगों ने सुना ही, लेकिन कई तरह की मुश्किल आ गई है। ये सब जो हो रहा है ये तो मुश्किल ही है, हम लोगों के सामने भी मुश्किल आ गई। दिक्कत ये आ गई है कि एडवोकेसी करने में प्रॉब्लम आ गई। अभी जो हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, ईमेल से लेटर भेज रहे हैं, ये सब ठीक है, लेकिन आना जाना कठिन हो गया है। अभी मैं 4-5 दिन पहले एक दूसरे मुद्दे पर रेवेन्यू बोर्ड गया था, मैं देखा कि कोरोना वायरस का एक बहाना मिल गया। पहले अंदर तक चले जाते थे, अधिकारियों से मिल लेते थे, देखा जाएगा जो होगा, बातचीत करते थे, जानकारी ले लेते थे कि इस मामले में क्या हो रहा है। तो लेकिन अभी ये सब बहुत कठिन हो गया है। आने वाले समय में क्या कंडीशन बनेगी तो देखना पड़ेगा। और अभी जो ईमेल हम लोग भेज रहे हैं, चिट्ठी भेज रहे हैं, इन सब का प्रभाव बहुत सीमित है। शासन के स्तर पर, प्रशासन में बहुत कम ही लोग हैं जो बहुत गौर से हम लोगों की बात सुने, पढ़ें, कुछ एक्शन लें। तो ये सब चैलेंज आ गया। और ग्रामीण स्तर पर, चूंकि इधर मैं भी कुछ दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो गया था, तो बहुत फोकस नहीं कर पाया कि शिक्षा के मुद्दे पर, खास करके प्राइमरी एजुकेशन में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या हस्तक्षेप हम लोग करेंगे। लेकिन यह है कि आज की बातचीत सुन करके आइडिया तो लगा ही, और एक नई एनर्जी, एक नया जोश, उत्साह मिला। तो आने वाले समय में हम लोग जो लोकल हैं यहाँ के, लखनऊ के साथी, यूपी के, बातचीत करके और क्या कर सकते हैं, क्या रास्ता निकाल सकते हैं कि प्रभावी तरीके से हम लोगों की बात पहुंचे शासन तक, सरकार तक, और कुछ उस पर कार्रवाई हो सके। ग्रामीण स्तर पर गांव में पहले ही बहुत प्रॉब्लम थी। प्रवासी मजदूर आ गए और आबादी आ गई, बच्चे आ गए, प्रॉब्लम और बढ़ गई है। बच्चों की जिंदगी में तो बहुत समस्याएं बढ़ गई हैं। तमाम प्राइमरी स्कूलों का हाल अब जाकर के देखिए। जिन प्राइमरी स्कूलों में पहले से बहुत प्रॉब्लम था, और अभी और दिक्कत आ गई है। कहीं पे कुछ हुआ है, कहीं सामान रखा हुआ, मैंने देखा जहाँ पे मेरा ज्यादा आना जाना है, कहीं पे सामान रखा हुआ है,
कहीं पर किसी ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोगों ने कहीं कुछ का उसको कहीं पर क्वारंटाइन सेंटर बना दिया था, कहीं कुछ मतलब दूसरे इस्तेमाल में भी शुरू हो गया। कई जगहों पे मैंने देखा कि प्राइमरी स्कूलों का दूसरा भी इस्तेमाल शुरू हो गया। हालांकि जैसे जैसे ये सब चीजें बदलेंगी ऐसे नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग आज की बातचीत से जो सुने हैं, समझे हैं, इस पर कैसे अमल होगा, क्या कार्रवाई करेंगे भविष्य में आने वाले दिनों में और क्या एडवोकेसी बनेगी, तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्लान करेंगे इसको। और अभी लॉकडाउन खुल गया है, तमाम गवर्नमेंट ऑफिस में भी आना जाना शुरू हो गया है और हमें लग रहा है कि आने वाले महीने में, जुलाई में, अगस्त में धीरे धीरे लोग नॉर्मल हो रहे हैं। पहले लोग जहां ज्यादा डर रहे थे, अभी आना जाना बढ़ रहा है। तो मैं देखता हूँ मैं अगले हफ्ते ही आइडिया लग जाएगा कम से कम मुझे कि एजुकेशन में, डिपार्टमेंट में या महानिदेशक के यहाँ या जो निषादगंज ऑफिस है, अभी मैं इधर गया नहीं 1-2 महीने से, तो एक राउंड लगा लूँ तो आइडिया लग जाएगा और मैं जैसा भी होगा आप लोगों से शेयर करूँगा। अभी फिलहाल यही बात है। बहुत शुक्रिया अजय जी। संजीव जी, मैं कुछ रखना चाहता हूँ। जी। सबसे पहले तो जो प्रभात जी ने बोला, उस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि वर्तमान स्थिति, स्कोर की भूमिका और प्राथमिकता, ये हमें जल्दी से जल्दी तय कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमें आगे काम करने के लिए एक दिशा भी प्रदान करेगा और जरूरत जो तैयारी करने की है उसमें भी काफी मदद करेगा। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो, अगर हम ये 2 या 3 पेज का एक नोट ऐसा विकसित कर लें जिसमें थोड़ी सी वर्तमान स्थिति को, जो सभी साथियों ने अपनी बात में रखा भी है, दूसरा स्कोर की क्या भूमिका होगी, जो हम लोग पिछले 3 पत्र जो मुख्यमंत्री को गए हैं उसमें हम लोगों ने लिखा भी है कि कोई भी ऐसी अगर टास्क फोर्स बनती है तो स्कोर के विशेषज्ञ उसमें शामिल होना चाहेंगे। तो उस तरह का क्या भूमिका रहेगा स्कोर का अलग अलग चीजों को लेकर के। और तीसरा कि बहुत सारी बातें आ रही हैं, मतलब डिजिटल एजुकेशन से लेके माइग्रेशन का समस्या, न्यूट्रिशन का, हेल्थ हाइजीन का, सेफ्टी सिक्योरिटी का, तो अभी क्या प्राथमिकताएं हमें लेकर के चलनी चाहिए। तो ये जितना जल्दी से जल्दी हम सभी साथी मिलकर के तय कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा, एक जो हम लोग रैपिड असेसमेंट कर रहे हैं, इसको जितनी जल्दी हम एक रिपोर्ट की शक्ल में लेकर के आ जाएं, और अगर सैंपल अभी कम हो रहे हैं तो बाकी संस्थाएं अगर मदद करें कुछ और सैंपल इकट्ठा करने में, तो वो काफी अच्छा होगा। क्योंकि जिस तरह के रुझान अभी विनोद जी बता रहे थे कि 70% से ज्यादा लोगों के पास अभी स्मार्टफोन नहीं है और सभी लोग डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दों में हमें एडवोकेसी करने में काफी मदद मिलेगी जिस दिन ये रिपोर्ट हमारे पास फाइनल होकर के तैयार हो जाएगा। और तीसरी बात ये है कि बच्चों के पास मोबाइल की उपलब्धता और सुविधा दोनों नहीं है, विद्यालय खुल नहीं रहे हैं, तो हमें पाठ्य पुस्तक और कुछ अन्य स्टेशनरी को लेकर के शिक्षा विभाग से बात करना चाहिए। कि हमेशा ये माना जाता है कि बच्चे शिक्षा से जितना दूर रहेंगे उतना ज्यादा संभावना होता है उनका वापस बाल मजदूरी में चले जाने का, अर्ली मैरिज का, और भी बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी रहती हैं। तो पाठ्य पुस्तकों के पहुंच जाने से, क्योंकि स्कूल खुल नहीं रहा है, डिजिटल एजुकेशन का लाभ वो ले नहीं पा रहे हैं, तो एटलीस्ट पाठ्य पुस्तक और कुछ अन्य स्टेशनरी अगर उन तक उपलब्ध हो जाएगी तो बच्चे का थोड़ा सा एक जुड़ाव देखने को मिलेगा। और जो संगठन समुदाय स्तर पर काम कर रही हैं वो अगर कुछ इस तरह का समुदाय आधारित कुछ कार्य करती है, जब तक कि ये पूरा लॉकडाउन नहीं खुलता है, पूरा स्कूल नहीं खुलता है सुचारू रूप से, तो मुझे लगता है कि काफी मदद मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया। और कोई साथी? इम्तियाज जी को मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों बाद। इम्तियाज जी है कि चले गए? इम्तियाज जी, हेलो। एक बात मैं कहना चाह रहा था
जी हेलो, जी, बोलिए बोलिए। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था प्रशांत भाई, जो भी आपने कहा है, चूंकि आप लोग और भी ज्यादा जानकारी रखते हैं, गहरी जानकारी रखते हैं। अभी क्या है कि अगस्त या सितंबर में जैसे तैसे फिर विधानसभा का सत्र शुरू होगा, और मेरा अपना अनुभव है, सबका अपना अपना काम है, कि मैं चाह रहा था कि अगर एजुकेशन में इधर जो बहुत बदलाव हुए हैं लॉकडाउन में, जो नई परिस्थितियां बनी हैं, उनके अनुरूप अगर कुछ बेहतरीन सवाल जिन्हें हम सरकार पर से जानना चाहते हैं या उन पर दबाव डालना चाहते हैं, या हमारी कोई मांग है, कुछ कंक्रीट मांग, अगर चूंकि इस 2-3 महीनों के दौरान पिछले लॉकडाउन में क्या क्या हुआ है और क्या नई परिस्थिति बनी है और क्या नई मांग सामने आ रही है, अगर ठोस रूप में ये बन सके तो मैं कुछ लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। कुछ पॉलिटिकल लीडर हैं, एमएलए वगैरह हैं, तो उन लोगों की भी अपनी एक भूमिका है और बहुत अच्छा होगा। और वो लोग भी हमसे अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग थोड़ा सा आइडिया दीजिए हमको कि और क्या किया जा सकता है, कौन सी नई मांग जनरेट की जा सकती है। तो ये तो सबके लिए आसान नहीं होता है कि सारी परिस्थितियों का एनालिसिस करना और कोई मांग निकालना। तो इस काम में अगर आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर अगर ऐसा कुछ हो सके, 2-4-5 मांग डिमांड हमारी, तो बहुत अच्छा होगा। अजय जी, इस संदर्भ में मेरा एक सुझाव है, वो ये है कि शिक्षा अधिकार कानून के तहत स्थानीय प्राधिकारी को एक जिम्मेदारी मिली है कि हर एक बच्चों के शिक्षा प्राप्त करने को वो ट्रैक करे, यानी कि वो हर एक बच्चे का आंकड़ा रखे और समय समय पर देखे कि वो स्कूल जा रहे हैं कि नहीं। तो मेरा कहना यह है कि विभाग के अपने सर्वे के माध्यम से स्कूल बाहर बच्चों का चिन्हांकन ठीक से नहीं हो पा रहा है। जैसे कि इस शारदा अभियान के तहत फर्स्ट चरण में मात्र 11,000 बच्चे चिन्हित हुए हैं और कोई भी प्रवासी बच्चा चिन्हित नहीं हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब शिक्षा अधिकार कानून के तहत स्थानीय प्राधिकारी यानी कि ग्राम पंचायत, नगर निकाय को जिम्मेदारी मिली है, तो क्यों ना सरकार उनको इस संदर्भ में अवगत कराए और उनको संसाधन दे, सुविधा दे, जिससे कि इन सारे बच्चों का ऑनलाइन डेटा जो है पंचायत स्तर पर वो फीड हो। जैसे कि पंचायत विकास योजना फीड हो रही है, तमाम चीजें फीड हो रही हैं, तो और उसको ऑनलाइन ही हर एक त्रैमास पे ट्रैक किया जाए। तो इससे क्या होगा कि हाँ, शायद हम बच्चों की शिक्षा प्राप्ति का सही आंकड़ा प्राप्त कर पाएंगे, और ये चीज शिक्षा विभाग से थोड़ा हटकर होगा, तो उसमें ज्यादा उसमें विश्वसनीयता होगी और वहाँ पे हम लोग प्रवासी बच्चों के आंकड़े भी ठीक से रिकॉर्ड कर पाएंगे, देख पाएंगे। और पंचायत का इसमें इंटरेस्ट है, वो चाहेगा कि ऐसे बच्चे चिन्हित हों और उनके लिए सरकार कुछ प्रोविजन करे, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर शिक्षा विभाग जो है अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए काफी कम आंकड़ों को दिखाना चाहता है। और तो ये आप जो है मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विधानसभा में उठवा सकते हैं। और पंजाब सरकार ने इस संदर्भ में पंचायतों को पत्र भेजा भी है, मेरे पास उसका एक रिकॉर्ड है। नहीं, ये तो खैर आप अच्छा कह रहे हैं। और जो आपने चिट्ठी बनाई है, ये महानिदेशक को देने वाला और सीएम को देने वाला ईमेल आईडी भेजा है, मैं जाकर के भी उसको दे आऊंगा ऐसे ही। तो लेकिन और भी ऐसे जो भी आपने बात कही है, वो अमृत भाई ने भेजा था मुझको। कल दरअसल बारिश होने लगी और बातचीत फोन पर तो हमने समझ लिया था। खैर, तो अगर और भी ऐसी कोई चीज सामने आए, जैसे अभी एक इम्पोर्टेंट बात आपने बताई है, तो बहुत मदद मिलेगी। कभी भी कोई ऐसा आइडिया आए इम्पोर्टेंट हो, तो क्योंकि सबके लिए संभव नहीं हो पाता है इतना डीपली जाना, चीजों को एनालिसिस करना, समझना, एक डिमांड सामने लाना। और खास करके अभी हम सब लोगों के साथ, खास करके मेरे साथ क्या हुआ कि कई दूसरे कामों में इन्वॉल्व, तो जब आप जुड़े रहते हैं तो ज्यादा तेजी से। अरे हाँ, एक दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप सभी को, वो ये है कि विद्यालय प्रबंध समिति हमारे हक आधारित काम का आधार है। तो कहीं न कहीं हमें अपने पूरे काम में इस काम को प्राथमिकता देनी चाहिए कि इनके बेहतर गठन, इनके प्रशिक्षण, इनका संगठन, इनकी आवाज, इनकी भागीदारी। तो इस दौरान जब स्कूल बंद है तो
कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग भी नहीं हो रही है। तो इस बीच में हम लोगों ने प्रयास किया कि क्या कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हो सकती है, तो पाया गया कि हाँ, ये संभव है। कम से कम 5-6 सदस्य तो जुड़ जाते हैं। और यहाँ तक कि हम लोगों ने जो एसएमसी फेडरेशन बनाई है उसकी भी हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस कॉल से छोटी बैठकें आयोजित की। तो इस तरह से एक प्रयोग किया, तो इससे समझ में आ रहा है कि सरकार अगर चाहे तो शिक्षकों को इंकरेज कर सकती है कि वो आप कॉन्फ्रेंस कॉल के ही माध्यम से स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग करें, और इस मीटिंग का कुछ एजेंडा हो, जैसे कि जो बच्चों की बात हो रही है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनके लिए समुदाय सरकार क्या करे ना करे, इस तरह की राय विचार करना, बच्चों की संख्या लेना, और ये जो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है इसको लेकर क्या मुद्दे हैं, क्या दिक्कत है, इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब हम सरकार को मतलब अभिभावकों की आवाज सुनने के लिए और शिक्षकों को अभिभावकों के नजदीक लाने के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से एसएमसी बैठक का आयोजन करवाना एक विचार है। दूसरा ये है कि एसएमसी का दूसरा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है इसी अगस्त सितंबर में। तो अब इसको ये एक बड़ी समस्या है कि इसका पुनर्गठन कैसे हो दोबारा। और होता यूं है कि 2 सालों में 3 सालों में बच्चे जो है पास आउट हो जाते हैं, तो कई गार्जियन ऐसे होते हैं, मेंबर ऐसे होते हैं जिनके बच्चे अब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में नहीं होते हैं क्योंकि वो पास आउट कर गए हैं। राजेश जी, हाँ, एक बात मैं रखूं, आप जो कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हम लोग इसके बजाय कि हम लोग पुनर्गठन हो इसके लिए एडवोकेसी करें कि उसको 1 साल और एक्सटेंड कर लिया जाए, और जो पास आउट वाले बच्चे हैं उन पेरेंट्स को ही सिर्फ चेंज किया जाए कोविड के कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, इनफैक्ट देखिए एसएमसी पुनर्गठन का एक तरीका ये भी हो सकता है कि सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को रिप्लेस किया जाए जिनके गार्जियंस जो हैं स्कूल से, जिनके बच्चे स्कूल से बाहर हो गए हैं। तो हर एक कक्षा के बच्चों के तो ये एक हर एक साल एक मेंबरशिप रिन्यूअल हो सकता है। तो ये भी एक विकल्प अच्छा है, मैं इससे सहमत हूँ। ठीक है संजीव जी, अगर और किसी को बात रखना हो तो एक बार बोल दीजिए, अदरवाइज फिर हम लोग जो मिनट्स में प्रायोरिटाइज करेंगे फिर उसके बाद सबको एक बार सर्कुलेट कर लेंगे तो ये ठीक रहेगा। किसी और साथी को कोई बातचीत अपनी रखनी हो तो वो रख सकते हैं। अभी हमारे पास 5-7 मिनट का समय है। अमरीश जी। हाँ संजीव जी, आपको मुझे लग रहा है कि बहुत सारी बातें आपने सुनी है। हाँ, नहीं, आपके मन में कुछ बातें होंगी। मेरा इसमें ये कहना है कि कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स हम लोग चुन लें कि क्या हम करेंगे। एक तो ये है कि इस मौके पर जो हमारे साथी हैं जिन्हों जिलों में फैले हुए, उनको जोड़ना भी एक बहुत बड़ा काम है, और उनको सही पर्सपेक्टिव देना भी नेटवर्क का काम है इस समय। जैसे मान लीजिए अभी तो आपकी कार्यकारिणी की बैठक है, तो एक बड़ी बैठक भी करने के बारे में सोचिए। हर जिले से 5-5, 10-10 लोगों को चुन के उन लोगों को भी एक इस तरह की मीटिंग में जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि उससे मुझे लगता है कि एक पर्सपेक्टिव बिल्ड होगा, सही इंफॉर्मेशन जाएगी, मैसेजेस जाएंगे। अभी लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या होने वाला है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि वहां से कुछ और भी मुद्दे निकलेंगे कि क्या हो रहा है असल में, क्योंकि देखिए इस समय एक तो न्यूट्रिशन का मामला भी बहुत बड़ा है, फूड न्यूट्रिशन का भी मामला बहुत बड़ा है। बच्चे मतलब उनको खाने का भी मिड डे मील मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको लेकर के थोड़ा एडवोकेसी किया जाने की जरूरत है। दूसरा, हम लोग ये सोच रहे थे कि क्यों न जो बच्चे प्रवासी लोग लौटे हैं उनके बच्चों का एक डेटाबेस तैयार करे सरकार। ये मांग करें, हम उठाएं कि उनका आप डेटाबेस तैयार कीजिए, ताकि उनकी शिक्षा के बारे में बात की जा सके कि उनको क्या प्रोग्राम है, कहाँ जोड़ने वाले हैं। उनको नेबरहुड स्कूल से जोड़ेंगे तो उस स्कूल की क्या कंडीशन है, उसमें क्या क्लासरूम चाहिए, क्या कुछ ये कॉन्क्रीट भी हम लोगों को थोड़ा इसके बारे में भी बात करनी चाहिए कि उनका डेटाबेस और उनकी लर्निंग कंटिन्यू रखने के लिए सरकार क्या करेगी, इसके बारे में भी चर्चा करना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे लिए। तीसरा, लड़कियों के बारे में, शिक्षा के बारे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। ये मुझे लगता है 6-7 पॉइंट जो है वो हम लोगों को कंक्रीट कर लेना चाहिए, और उस पर थोड़ा ग्रास रूट एंगेजमेंट भी और एडवोकेसी प्लान भी ये भी बनाना चाहिए। इतना ही मेरा सुझाव है कि एक तो सभी हमारे जितने लोग हैं
लास्ट मेंबर ऑफ स्कोर, उसको आप इस पूरे अभियान में कैसे जोड़ सकते हैं? जरूरत पड़े तो जिन लोगों के पास ऑनलाइन सुविधा है वो लोग ऑनलाइन से भी बात करें, नहीं तो उनको आप मेल भेजिए या जो भी जैसे भी हो, उनको कम्युनिकेट करना, लिंक बनाना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है इस समय। और दूसरा, ये 5-6 मुद्दे क्या हो सकते हैं जिन पर कॉन्क्रीट एडवोकेसी प्लान बनाया जा सकता है। धन्यवाद। जी जी, बहुत शुक्रिया। तो और कोई साथी? निरंजन जी, निरंजन जी। जी जी संजीव जी, हेलो। आपको कुछ जोड़ना है? नहीं, मुझे लगता है कि सारे मुद्दे इतने विस्तार से आए हैं कि उसमें कुछ ऐसे जोड़ने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मेरा एक ही सुझाव था, जो विनोद जी ने जो डेटा भी रखा काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो, इस मायने में कि उसके इर्द गिर्द हम लोग कुछ एडवोकेसी पॉइंट्स अपने बना सकते हैं। और साथ ही ये अजय जी ने भी जो कहा, अजय शर्मा जी ने, वो भी हम लोग क्या एडवोकेसी में पॉलिटिकल एडवोकेसी किस तरह से कर सकते हैं, अभी जो समस्याएं हैं उसको लेकर के क्या उसके कुछ पॉइंटर्स बनाए जा सकते हो, तो ये थोड़ा देखा जाए। और ये डेटा अगर साथियों के साथ शेयर किया जा सके तो वो और भी अच्छा होगा। और दूसरी बात मुझे एक और कहनी है कि थोड़ा अगर मीडिया मोबिलाइजेशन इसके इर्द गिर्द हो सके तो सारे साथी अगर कोशिश करें तो मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी अच्छा होगा कि आगे हम लोग अपने मुद्दे को बढ़ा सकें। क्योंकि खास करके वर्ल्ड बैंक वाला जो मुद्दा है वो सिर्फ इसका ही नहीं है, मैं देख रहा था कि पिछले 1.5-2 साल से इस तरह की प्रक्रिया चल रही है और वो शायद आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसके इर्द गिर्द कैसे हम लोग अपनी बात को करें, बस इतना ही मुझे कहना था। हाँ संजीव भाई जी, अभी जो चर्चा हुई है जी, और जो तमाम महत्वपूर्ण बातें हुई है या जो चिंताजनक पहलू सामने आए हैं, जी, हम लोग जो है इसको एकत्रित करके और पॉइंट वाइज हम लोग कोई प्रेस रिलीज वगैरह भी जारी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना भी हो पाए अभी, तो ऐसे ही एक प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते हैं। और बशर्ते ये है कि उसमें रहेगा क्या क्या, हमारी मांगे क्या क्या रहेंगी और हम लोगों का क्या एनालिसिस है। अगर 1-2 पेज में ऐसा आ पाए तो बहुत संभव हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जी, कैसा रहेगा ये? ठीक है, तो ठीक आइडिया है। इस पर ये रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाए फिर हम लोग अपना जो स्टेप फॉरवर्ड तय करेंगे कि हम लोगों का क्या फोकस रहेगा, क्या चीजें रहेंगी। जो प्रशांत जी कह रहे थे, जो अमरीश भाई ने बहुत रेखांकित रूप से कहा है कि हम लोग एक पूरा तैयार कर लेंगे हमारी क्या आगे का काम का क्या लक्ष्य है, क्या हमारी पैरवी के तरीके होंगे, तो फिर हम लोग एक प्रेस रिलीज जारी करें जिसको ये इन चीजों के मुद्दों पर निगाह रखता है या बातचीत करता है या चिंता करता है और हम आने वाले समय में क्या क्या करेंगे। तो आपकी बात ठीक है, इस पर हम लोग प्रेस मीडिया के माध्यम से भी अपनी बातों को ले जाने का ये विनोद भाई जो बात बोले हैं अभी, जी, क्या वो हिंदी में उपलब्ध है? अब ये तो विनोद भाई बता पाएंगे। ये हिंदी में नहीं है, लेकिन अगर आप अजय जी बनाना चाहे तो ये अभी प्रशांत जी के पास है, मेरे पास है, संजीव जी के पास है। तो आपको मेल कर दिया जाएगा। संजीव जी आप प्लीज उनको मेल कर दीजिए, वो प्रेस रिलीज बना करके एक बार हम लोग को दिखा लेंगे और उसके बाद स्कोर के आईडी से उसको मेल कर दीजिएगा, है ना? ये ठीक रहेगा अजय। हम दे आएंगे सबको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप दे आइएगा पर्सनली, वो भी ठीक रहेगा। तो एक प्रेस रिलीज आप तैयार कर दीजिए अजय जी, ये रिपोर्ट संजीव जी आपको मेल कर देंगे। ठीक है? क्योंकि अभी जो है ना अखबारों में जो बातें आपने कही हैं, ऐसा कोई रिपोर्ट या अध्ययन अभी नहीं आ रहा। नहीं, मैं 2 बात बोल रहा था अजय जी। ये जो अब अखबार में बात आने वाली बात है, ये रिपोर्ट तैयार हो जाने दीजिए, 4-5 दिन उसमें लगेंगे। उसके बाद आप शेयर करिएगा, क्योंकि फिर अखबार वाले डिटेल रिपोर्ट पाएंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड होता है तो फिर उसमें फेस सेविंग वाली बात हो जाएगी, तो वो तैयार कर दीजिए। लेकिन अभी जो स्कोर में चर्चा करी, इसमें जो की इश्यूज कंसर्न्स दिख रहे हैं, उसको लेकर के अगर आप कोई प्रेस रिलीज डेवलप करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं आज वाली मीटिंग पर। हाँ, आज वाली मीटिंग। ठीक हम करते हैं। और ये जो रिपोर्ट वाला है, इसके लिए 7-10 दिन रुक जाइए। ये प्रशांत जी को थोड़ा डेवलप कर लेने दीजिए,
उसके बाद फिर आप शेयर करिएगा, जब वो ड्राफ्ट रिपोर्ट भी कम से कम शेयर कर देंगे या 2 पेज में शेयर कर देंगे। तो मुझे लगता है कि टाइम भी हमारा कंप्लीट हो गया है, पर पर्याप्त फिलहाल बातचीत भी हो गई है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो सीनियर साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, जैसे अमरीश जी हैं, आदरणीय रमाकांत जी हैं, खालिद सर हैं, प्रशांत भाई हैं, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग इस पूरी चर्चा में शामिल हुए हैं, तहे दिल से उन सबका बहुत शुक्रिया। और आज की इस चर्चा से खास करके मैं व्यक्तिगत रूप से एक नई ऊर्जा मिली, बहुत दिनों बाद एजुकेशन पर हम इन्वॉल्व हो पाए हैं। तो और जो भी आज बातें हुई हैं, हफ्ते 10 दिन के अंदर जहां रिपोर्ट बन जाएगी या जो आज मीटिंग हुई है, इसकी प्रेस रिलीज भी चली जाएगी और हम लोग पूरी सक्रियता से इस संकट के समय में अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।